सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हैं ये रियल मैट्रिक्स है। दरअसल मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर देखूं तो ये एक्चुअली रियल मैट्रिक्स है। क्या है? रियल मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? इसमें हम लोग ट्रांसपोज प्रॉपर्टी को का यूज यहां पर देखेंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन इज व्हाट? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अगर ए ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स अगर सेटिस्फाई करती इस कंडीशन को, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। क्लियर है? अब अगर आप देखो, अगर मैं इसको एलिमेंट वाइज कहूं कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स क्या है? आई जे, और उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। लेट मान के चलता हूं, ठीक है। यहां पर ये क्या बन जाएगा? ए आई जे का ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या बनेगा? जे ऑफ आई। और ये क्या बन जाएगा? ए आई जे। ये भी एक कंडीशन है इसके लिए कि ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, बिकॉज आप ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कह रहे हो और आप कह रहे हो कि वो इक्वल है, और इसी को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें ए जे आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ए आई जे बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके तो अगर हम रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें रियल ही मिलने, बट ट्रांसपोज मिलेंगे। ए जे आई जो होंगे वो ए आई जे होंगे। अरे ठीक है ना, ओके। अब जरा यहां पर एक बात का ध्यान रखें, अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू जे, देन आई इज इक्वल टू जे। और ये हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी जो ट्रांसपोज, जो आपके पास पीडी एलिमेंट्स है वो ट्रांसपोज करने पर चेंज नहीं होते। चाहे आप यहां पर भी देख सकते हो, अगर आई जे इक्वल टू आई जे, आई इज इक्वल टू जे करोगे आप तो ये आई आई बनेगा, ये भी आई आई बनेगा। तो जो ट्रांसपोज के प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वो ए के भी प्रिंसिपल डायगोनल होंगे। ये हम पहले ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर ना मैंने जो पॉइंट लिखे हैं दोनों के लिए लिखे हुए हैं, मतलब सिमेट्रिक के लिए भी और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी। तो ये पहले हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं तब यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक मैट्रिक्स है जो आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। डायरेक्ट हम लोग कैसे पता करें? उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो हम पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, जरा देखें। ए, कोई ए मैं मैट्रिक्स लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूं जनरल फॉर्म बनाने की। तो ये ए बी सी जो हम लेके चल रहे हैं, डी ई एफ जी एच आई, ये एलिमेंट्स है 3x3 मैट्रिक्स का। ये एलिमेंट्स है 3x3 मैट्रिक्स का, ध्यान से, ठीक है ना। अभी आप इन पॉइंट्स को हम बाद में इन पे आएंगे, पहले हम एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं, तब हम इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है हमारे पास। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, इसका क्या कर रहा हूं? ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3x3 चलेगा? बोलो। अब आपने क्या कह रखा है? आप कह रहे हो कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब जो कंडीशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब ये दोनों अगर इक्वल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहां पर, तो मैं लिखना चाहूंगा एक बार ए डी जी, क्योंकि ये तो आसान है, लेकिन आगे जो हर्मिटियन मैट्रिक्स उसका जनरल फॉर्म हमें कई बार हमारा टाइम बचा सकता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो अगर ये है हमारे पास ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, ये हो गया ए ट्रांसपोज, किसके इक्वल है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। दोनों मैट्रिक्स क्या है? सेम है, बोथ मैट्रिसेस आर सेम। तो मैंने कहा था कि कोई इक्वल मैट्रिसेस है, ये हम यहां पर भी देख रहे हैं क्योंकि ऑर्डर भी सेम है।
तो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या हो सकते हैं भाई, ये एलिमेंट्स इसके एक जैसे होंगे। दोनों मैट्रिक्स के अंदर एक खास बात देखें कि जब आप इसको ट्रांसपोज कर रहे हो मैट्रिक्स को, तो हम लोग यहां पर देखें ये है BCF, तो क्या वो यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो ए मैट्रिक्स का था ना, ये तो हमने ट्रांसपोज करा हुआ। चलो इधर आप देख लीजिएगा, अगर आप इधर भी देखोगे इस ट्रांसपोज में ये ए था हमारे पास। जब हमने ट्रांसपोज किया मैट्रिक्स का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एलिमेंट उस ए के पास जो क्या कहां है, यहां है, वो यहां पर है। अरे बोलो, पर ट्रांसपोज में ऐसा ही होता है, वो तो सेम रहेगा, तो ट्रांसपोज में यही होगा। अब जरा मैं इनको कंपेयर कर दूं, दोनों को कर सकता हूं। जैसे एक, चाहे वो यूटी के, चाहे वो यूटी के ले लो या एलटी के ले लो, कोई भी एक एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैं ना जनरलाइज लिखना चाहता हूं, तो जनरल लिखना चाह रहा हूं, तो जरा जनरल देखें। तो अगर मैं कहूं कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कैसे बनेगा जनरल रिप्रेजेंटेशन? इसी मैट्रिक्स का, कि मैं देखूं और वो मैट्रिक्स क्या मिले, मुझे पता लग जाए देखते हुए कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक नेचर, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। तो A इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इनको चेंज कर देता हूं। आप इसमें कर दो, इसमें कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको चेंज कर देता हूं, मतलब D के जगह मैं B लिख देता हूं, CF लिख देता हूं, और इसको एज इट इज रहने देता हूं, और अदरवाइज इसको रहने देता हूं। किसी एक को चेंज करूंगा। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो इसको भी चेंज कर देता हूं, तो चेंज करोगे तब तो वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि तो ट्रांसपोज ही है ना उसका। तो आप एक तरफ के चेंज कर दीजिएगा। तो कैसे चेंज करोगे, जरा देखो, A, और ये बन जाएगा क्या, इसकी जगह रखे आप, इनके जगह आप इसको रख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, B, C, और यहां पर F, अदरवाइज एज इट इज रखिए। आपने इसके जगह B कर दिया, इसके जगह C कर दिया, और इसके जगह F कर दिया, ठीक है। तो ये B, C, F कर दिया, यहां पर हम लोग फिर B, E, C, F, तो ये यहां पर I, ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। बोलो ये क्या बन गया, 3x3 का मैट्रिक्स। इसका मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमको ऐसे दिखे जिसमें जो यूटी के एलिमेंट्स हो ना, वो एलटी के एलिमेंट्स एक जैसे दिख रहे हो आपको, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रही है बात, कि अगर यूटी के एलिमेंट्स और एलटी के एलिमेंट्स अगर एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जनरल फॉर्म हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपको इसको थोड़ा सा चेक करना है, तो हम ऐसी एक मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं, जरा देखें। अगर कोई ऐसी एक मैट्रिक्स ले लें, कोई एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं डायगोनल एलिमेंट को, तो चलिए आप लोग मान लो 1, 2, 3 रख देते हैं, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट को हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 4, यहाँ पे रखा मैंने 5, यहाँ पे रखता हूँ 6। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये है 4, ये है 5, ये है 6। अगर ये यूटी के एलिमेंट और एलटी के एलिमेंट जस्ट मिरर इमेज हो इनकी, मतलब जो यहां पर हो ऐसे, ये जस्ट मिरर इमेज है इनकी, आप लोग देखें। और इसी से हम ना कुछ पैरामीटर्स भी कैलकुलेट करते हैं, वो आप अभी देखेंगे, ठीक है ना। पर यहां पर देखो, तो ये 4, 5, 6, 4, 5, 6 हमें ऐसे दिखे, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये इधर आ जाता है और ये इधर। तो अगर ये इधर उधर होगा तो ए का ट्रांसपोज भी तो वही मिलेगा भाई। चलो लिख लेते हैं, A1 ये रो है तो 1, 4, 5, ये रो है तो इसको कॉलम बनाओ 4, 2, 6, देन 5, 6, 3। तो वही मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए नहीं बन रहा क्या ये? तो डायरेक्ट हम ऐसे इसको एक जनरल फॉर्म ध्यान रख के डायरेक्ट बता सकते हैं, मतलब आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। वैसे कर भी लोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, पर फिर भी समझ में आ रही है बात। चलें अब इसके अंदर देखें कि जैसे अब अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमको अगर पता है, तो अब हमें इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स या पैरामीटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और पैरामीटर, इंडिपेंडेंट एलिमेंट और पैरामीटर्स कैसे, जरा ध्यान दीजिए। अगर हमने ये मैट्रिक्स ली, हमें पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास एक तो पीडी होता है, अरे ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्म है, तो हम कह रहे हैं कि जो यहां होगा और यहां होगा, इन दोनों में एक रिस्ट्रिक्शन है दोनों के बीच में। क्या है कि जो यूटी है, जो यूटीई है, वो मिरर रिफ्लेक्शन है
या मिरर इमेज है क्या, किसका बोलो, LTA का। जब वो मिरर इमेज है ना LT का, इसका मतलब उनके बीच ना एक रिस्ट्रिक्शन है। अरे रिस्ट्रिक्शन है ना, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि नंबर ऑफ, इस लाइन को ध्यान से देखें, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, या देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स को और क्या बोला जाता है, पैरामीटर भी पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स या पैरामीटर, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है इसके अंदर, ये पूछा जा रहा है आपसे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम इसको, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इस पॉइंट को हम लोग पहले लेंगे, ठीक है ना। तो फिर एंटी सिमेट्रिक के ये दो देखेंगे कि कैसे प्रूव किए जा सकते हैं, ठीक है ना, इनको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर देखें, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है कि ये और ये तो डिपेंडेंट है, मतलब इनकी तो रिफ्लेक्शन है ना, तो रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। कितना बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू यहां होता है, यहां पर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू यहां हो जाएगा, बोलो, और यहां पर कितना हो जाएगा n। अगर यहां पर हम लोग लिखेंगे, पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं एलिमेंट्स भी हो सकता है और पैरामीटर भी, तो कितने हैं, n स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर है। और अगर वो पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ LTE, तो कितना बनेगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू। मान लो अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो 9 माइनस 3 6 बाई 3 2, तो 3 एलिमेंट आते हैं यहां पर। और अगर वो पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ, कितना हो जाएगा, UT, तो टोटल नंबर ऑफ UT कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये n स्क्वायर माइनस n। अब अगर मैं PD के एलिमेंट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ PD एलिमेंट, तो PD का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, कितना हो जाएंगे वो, n। तो अगर मैं ऐड करूं तीनों को तो कितना बनेगा, n स्क्वायर माइनस n बाई टू, देन n स्क्वायर माइनस n बाई टू, देन n। तो ये टोटल ऐड करोगे तो n स्क्वायर माइनस n बनेगा, क्योंकि हाफ हाफ, और n से n कैंसिल आउट, और टोटल कितने आ गए, n स्क्वायर। मतलब n क्रॉस n अगर है तो n स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर हो रहा है। अब हमें ये नहीं पूछा गया, ना तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जा रहा है, ना टोटल नंबर ऑफ LTE पूछा जा रहा है, ना टोटल नंबर ऑफ UT, ना टोटल नंबर ऑफ PDE पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, अगर मान लो पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट फॉर द n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, अब मुझे इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स या पैरामीटर। देखिए ये तो डिपेंडेंट में है, तो इनमें से तो कोई एक ले लो कि भाई ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ, अरे हो सकते हैं। आपसे जो टोटल पूछा जा रहा है, तो टोटल का मतलब वो मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे कि टोटल कितने हो सकते हैं, तो कितना यहां पर देखोगे आप तो कितने होंगे, n होंगे। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है या तो आप UT के एलिमेंट ले लो, UT या क्या ले लो, LT, एक ही ले लो, या तो UT ले लो या LT ले लो, जो मर्जी, UT ले लो या और LT चलेगा ना, या तो UT ले लो, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट ले लो, या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट ले लो, प्लस PD ले लो, क्योंकि PD भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर मैं UT ले रहा हूं तो यहां पर कितना बन जाएगा, बोलो, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाई टू। आप बोलोगे सर दोनों क्यों नहीं लिया, बिकॉज UT द मिरर इमेज ऑफ LT, और यही रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहे हैं ना एक दूसरे पे, एक डिपेंडेंसी है ना, एक रिस्ट्रिक्शन है ना यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बनेगा, या तो n स्क्वायर, एक ही आप लोग n स्क्वायर माइनस n बाई टू, प्लस क्या बन जाएगा, PD। तो PD क्या बन जाएगा यहाँ पर, n, तो कितना बनेगा ये, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई टू, तो कितना बनेगा, n स्क्वायर प्लस n बाई टू, तो n प्लस 1 बाई टू। क्या यही तो लिखा गया है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट फॉर n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज व्हाट, n प्लस 1 बाई टू। आप समझ रहे हो, एक एक पॉइंट को हम लोग वहां पर देख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको
समझ भी रहे हैं, समझ में आ रही है बात। एक्चुअली जो यहाँ पॉइंट लिखे गए हैं, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों के लिए लिखे गए हैं, कुछ सिमेट्रिक है और कुछ एंटी सिमेट्रिक है ना, वो मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी क्या, सिमेट्रिक इफ इट सेटिस्फाई अ कंडीशन दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या है, एंटी सिमेट्रिक या उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, एंटी या स्क्यू, वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, इसलिए मैंने साथ साथ लिए, ठीक है ना, ताकि एक साथ आप उसको अलग अलग ना रिलेट कर पाओ। ओके, ये क्लियर हो रहा है। वैसे हम बाद में देखेंगे एंटी सिमेट्रिक के केस में, क्योंकि एन क्रॉस एन सिमेट्रिक नहीं, बल्कि यहां पर होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना, यहां पर होगा एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में ये एन एन माइनस वन बाई टू होगा, यहां पर जो है ना ये सिमेट्रिक है, इसको आप एंटी सिमेट्रिक लिख लें, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसको हम अभी देखेंगे। अब हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख लेते हैं, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक और या उसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में देखें आप, एंटी सिमेट्रिक में अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अगर मैं इसको एलिमेंट के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखोगे भाई, आपके पास ए कोई लेट आप कोई एक मैट्रिक्स लेके चल रहे हो जी, जिसके ए आई जे है और ये 3 क्रॉस 3 या जो भी इसका n क्रॉस n, हम उसका क्या लेके चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो ए जे आई कर दोगे आप, इसको माइनस ए आई जे एज इट इज, बोलो इसको इधर ले आओ जरा, तो ए इसके अकॉर्डिंग आपने ये लिख दिया। अब अगर आप देखोगे तो यहीं से हम कुछ और चीज इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसको ऐसे लिख लो, तो ए जे आई और इसको ले लो प्लस ए आई जे इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, क्योंकि इसको जीरो कह सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स है ना, तो ये जीरो के इक्वल है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं पीडी को 4 पीडी, मैं मुझे पीडी चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 4 पीडी, आई इक्वल्स टू क्या होगा, जे, आई इक्वल्स टू जे होगा तो क्या बन जाएगा, ये आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू जीरो, 2 ए आई आई इक्वल्स टू जीरो, 2 तो जीरो होता नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए आई आई इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये क्या है, पीडी एलिमेंट्स। अब देखिए आप, अब आप इस पॉइंट पर आइए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। देखिए ए आई आई ऑलवेज क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अगर हमको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझना है तो हमें उसके, अगर जनरल उसको हम लोग देखना चाहते हैं तो पहले उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। आप समझ रहे हो ना। अच्छा जी, अब हम इसी को यहां पर इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है ना, इसके जनरल फॉर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके जनरल फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है। क्लियर हो रहा है, चलें, ये समझ में आ गया। अब जरा देखें, अब इसके जनरल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म के लिए हम लोग जनरल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं। जनरल फॉर्म कैसे, क्योंकि एक चीज बताइए कि अगर ए ट्रांसपोज है उसको आप माइनस ए कह रहे हो, है ना, तो ए मैं ए कुछ लेके चलता हूं जो हम लोग पहले स्टार्टिंग से ही मान रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, जरा देखें, ट्रांसपोज कर लो डायरेक्ट, इसका ट्रांसपोज करो तो बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इक्वल्स टू,
अब आप देखें यहां पर एज इट इज पर माइनस साइन, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस सी माइनस एफ माइनस जी माइनस एच माइनस आई। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखोगे। अब एक बात बताइए, यहां पर किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पर आपके पास मान लो इस यूटी को के एलिमेंट को हम लोग बदल रहे हैं। अब आप इसमें बदलो चाहे इसमें बदलो, आप समझ रहे हो ना, जो आपको समझाना चाह रहे हैं आप किसी एक में कन्वर्ट, दोनों में करोगे तब तो वहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, आपके यूटी वाले एलटी बनते हैं, एलटी वाले यूटी, ऐसे तो होता है। तो यहां पर आप एक को किसी को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये क्या है, इक्वल कर रखा है आपने, इक्वल कर रखे हैं, तो इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखें आप, मैं इसमें चेंज कर देता हूं, आप चाहो तो इसमें चेंज कर लें। सबसे पहले अगर मैं जनरल लिखूंगा, इसका जनरल में लिखना चाह रहा हूं, तो ए टी इज इक्वल टू, हम लोग कह रहे हैं कि भाई जनरल हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 0 0 0, क्योंकि आप समझ रहे हो ना भाई, ये तो मैं उसको बनाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन जनरल फॉर्म में तो जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो क्या होने चाहिए, 0 0 0 होने चाहिए। अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होने चाहिए तो जरा ध्यान से देखें बच्चे, अगर ये 0 0 0 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको इसी में कर लेते हैं। तो चलो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, ये है डी जी एच, या एक काम करते हैं उसी को बदलते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं बी सी एफ, और ये बन जाएगा माइनस बी माइनस सी और माइनस ऑफ एफ, चलेगा। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें ऐसे दिखे जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0, और जो आपके पास यूटी है वो एलटीए के तो इक्वल है, बट माइनस साइन भी साथ में, आप समझ रहे हो ना, उसके साथ माइनस साइन भी साथ में है, तो क्या कहलाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ। तो अब आप किसी के भी जनरल फॉर्म बना सकते हो, ठीक है ना, आगे भी जो हम पढ़ेंगे इसमें हर्मिशन एंटी हर्मिशन, उसमें भी ऐसे हम लोग जनरल फॉर्म बना सकते हैं। तो यहां पर देखें जरा, अगर इसका भी मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मान लो कोई एग्जांपल बनाते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और वो लेके चलते हैं कि भाई 0 0 0, क्लियर हो रहा है, और मैं लेके चल रहा हूं 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, आप करके देखें इसका ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये यहां चला जाएगा, तो एक इक्वल नहीं आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे। तो अगर ऐसी आपको मैट्रिक्स दिखती है जिसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट दिखे आपको 0 0 0, देखिए सिमेट्रिक में क्या था, जस्ट रिफ्लेक्शन मिल रहा था, इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा, बट एक माइनस साइन भी साथ में होगा, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एंटीसिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके भी मान लो क्या निकालने, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, क्या कैलकुलेट करने, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। जरा देखते हैं इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स और एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब यहां देखें, ये क्या आपके पास 0 0 0, ये तो है ही है, यहां जो है जो आपके पास यहां बनता था n² - n/2, और यहां पर भी आप लोग लेके चलते थे, ये n बनेगा ना ऐसा, तो डॉट डॉट होके ये n तक होगा कुछ, यहां पर आपके पास बनता था n² - n/2। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में अभी भी रेस्ट्रिक्शन है तो रिफ्लेक्शन विद माइनस साइन, तो डिपेंडेंसी तो है ही भाई, b इज इक्वल टू b है बट विद माइनस साइन, आप समझ रहे हो ना। तो इसके पास अभी भी क्या है, डिपेंडेंसी है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है। तो यहां पर जब हम टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स निकालेंगे, तो जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, टोटल का मतलब हम सभी लग, है ना, तो कितने होंगे टोटल एलिमेंट्स, देखो n² - n/2 तो होगा, क्या ये उसमें डायगोनल आते इसमें आएंगे, ये तो 0 0 है, ये कैसे आ जाएंगे, तो डिपेंडेंसी में 0 0 0 0, अरे बोलो, ये तो डिपेंडेंट है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कितने बने, इंडिपेंडेंट जो पैरामीटर है वो है n -1/2। अब इस लाइन को भी पढ़िए आप, तो ये आप समझ गए पहला कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, अगर हम दोनों को अब कंबाइन करके पढ़े तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0, यस, हमें
हमने अभी देखा, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट फॉर द एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स is what n plus 1 by 2, and total number of independent element for the n cross n antisymmetric matrix is n minus 1 by 2. तो ये है आपकी सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक. डायरेक्ट अगर आपको मैट्रिक्स मिल रही है तो डायरेक्ट भी आप उस मैट्रिक्स को देखते हुए भी आप उसको बता सकते हो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी. ठीक है ना. हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ठीक है. अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, उनको पहले समझ लेते हैं, फिर जाके हम लोग पॉइंट्स पे आएंगे. ठीक है. अब जरा देखो, सबसे पहले हम हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. हर्मिशियन मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन. अच्छा, ये क्या होगा? देखिए, जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हमने कहा रियल है. अगर इसको आप देखोगे तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आप समझ रहे हो? जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. अच्छा, अब समझते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं. मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन. और कंडीशन क्या है कि ए डैगर क्या होना चाहिए? ए के इक्वल. अब बताइए आप, ए डैगर का मतलब क्या होता है भाई? ए का ट्रांसपोज, उसका कॉन्जुगेट, फिर ए. तो मुझे एक बात बताना, क्या ये सिमेट्रिक का कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है क्या? क्योंकि ट्रांसपोज का क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. इसलिए बोलते हैं ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और जो आपके पास सिमेट्रिक है वो रियल मैट्रिक्स और एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. तो अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब, अगर ए ट्रांसपोज का आप कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? ए. अच्छा जी, अब इसको हम ना एलिमेंट वाइज देखें. अगर हम देखें कि लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे है, और वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ए जे आई. बोलो, पहले तो ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर उसका कॉन्जुगेट. अरे समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो आप, तो यहां पर क्या बनेगा? ए आई जे. ये आई जे, अगर ये ए आई जे है तो अब यहां पर देखें, अब मुझे मानना पड़ेगा कि पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ए जे आई माइनस ए आई जे इक्वल्स टू 0. ठीक है. मैं मान रहा हूं कि लेट जो ए आई आई है क्या है? x प्लस आइटा वाई है. अच्छा, पीडी के लिए अगर मैं ऐसे कर लूं कि 4, मुझे पीडी एलिमेंट जानने हैं, तो पीडी क्या होता है? पीडी के लिए बोलो, i इक्वल्स टू जे होता है ना. तो i इक्वल्स टू जे करोगे तो यहां पर क्या बनेगा? ए आई आई का कॉन्जुगेट, एलिमेंट जो ए आई आई होंगे उसके कॉन्जुगेट, क्योंकि i इक्वल्स टू जे रख रखा आपने, माइनस ए आई आई इक्वल्स टू व्हाट? 0. अब आपने क्या माना हुआ? ए आई आई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई. और अगर वो x प्लस आइटा वाई है तो उसका स्टार भी, मतलब उसका कॉन्जुगेट भी आप ले सकते हो. कैसे? x माइनस आइटा वाई. इस वैल्यू को ना यहां रख लो, तो क्या बनेगा? x माइनस आइटा वाई माइनस x माइनस आइटा वाई इक्वल्स टू 0. ये वैल्यूज रख दी यहां पर, आपको दिख रहा है? अब एक बात बताइए, x से तो x कैंसिल आउट, क्या बनेगा? माइनस 2 आइटा वाई इक्वल्स टू 0. अब माइनस 2 आइटा तो 0 हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब जो आपने माना था ना ए आई आई, मतलब आपने क्या कॉम्प्लेक्स माना है, और कॉम्प्लेक्स माने उसको x माइनस आइटा वाई माना है. दैट मीन्स ये क्या, इससे आप क्या लिख सकते हो? दैट मीन्स जो ए आई आई होगा वो आपके पास क्या हो गया? x, और x क्या है? रियल, क्योंकि y इमेजिनरी पार्ट एंड x इज रियल पार्ट. अब इसको पढ़िए आप, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल. जब भी आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखोगे किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स के, तो क्या क्या बोलेंगे उसको? कि वो क्या होंगे? रियल होंगे. क्या होंगे? रियल होंगे. समझ में आ रही है बात? डाउट तो नहीं कोई? अब जरा देखें, अगर हम
इसके जनरल फॉर्म की बात करें, इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म कैसे हम लोग लिखेंगे जरा देखें। जनरल फॉर्म में हमारे पास ए डैगर इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन है, ठीक है। ए को हम लोग मान के चले हुए हैं कि ए जो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हम फर्स्ट लेक्चर से यही लेके चल रहे हैं ना जनरलाइज, ताकि बार बार बदलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, रिलेट हो सके हर प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम ए डैगर को लेके चल रहे हैं तो ए डैगर इज इक्वल टू क्या, ट्रांसपोज कर देते हैं पहले, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब इसका क्या ले लो कॉन्जुगेट, अब क्या बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। ये हमारे पास है और यहां पर हम लोग लेना चाह रहे हैं ऐसे, इसका कॉन्जुगेट का मतलब सभी एलिमेंट का क्या ले लें आप, कॉन्जुगेट कर लें। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पर आपको ना बहुत फायदा हो सकता है। अब जरा ध्यान, अगर हम इसके चाहे इसके किसी एलिमेंट्स को आपको चेंज करना है, जैसे यूटी है आपके पास, इसको चेंज कर देते हैं तो यहां पर यूटी जो है वो क्या बनेगा, ये आपके पास यूटी, समझ में आ रही है बात। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, अगर मैं ए कोई ऐसा है मेरे पास तो ये जनरल फॉर्म में आपको बता दूं कैसे होगा जनरल फॉर्म। अगर मैं इसको लिख दूं, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले जो ए ई आई उनको तो मैं एज इट इज रखता हूं क्योंकि स्टार और ये इक्वल होंगे क्योंकि रियल हैं वो, तो ए ई आई उनको तो ऐसे रखो। आप बोलोगे सर आपने स्टार क्यों लिया, अरे वो रियल हैं भाई, स्टार भी लोगे तभी वो ए ई आई आप लोग उनको लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ये तो हमको पता लग चुका है कि जो पीडी होंगे वो क्या है, रियल है। तो जो पीडी रियल है तो अब यहां पर देखें आप, अब बनेगा डी के जगह क्या रखोगे, चलो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, है ना, आप चाहो इसमें लिखो चाहो इसमें लिखो, किसी भी एक में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा यहां पर बी, किस में चेंज कर रहे हो, इसमें कर रहे हो, चलो बी, ये सी एंड एफ यहां पर आ जाइए, और तो एज इट इज रखोगे बी स्टार मतलब सी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एफ, ठीक है। अब जरा देखें आप, तो ये आपके पास क्या बन गया, जहां पर आपको लिखना पड़ेगा वेयर ए ई आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आप पूरा ऐसे लिखें, ये रियल होना चाहिए, ए ई आई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, वो रियल होने चाहिए, आप समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नहीं चलेंगे वो, क्योंकि हमने ये देखा अभी कि जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रियल है। अब जरा देखिए ये जनरल फॉर्म है, इसका मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दे रखा जिसमें आपके प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, रियल है, और जो यूटी है वो एलटी का कॉम्प्लेक्स है, एलटी है वो यूटी का कॉम्प्लेक्स है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हर्मिशियन होगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसका ए डैगर ए बन रहा है या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ए मैट्रिक्स है जो कि आयोटा है, यहां पर आयोटा, खैर यहां आयोटा तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 ले लेते हैं, यहां आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा चलेगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, इधर मान लो इधर है माइनस आयोटा, ये जरूरी नहीं है, इसका इधर हो सकता है, तो एक ही बात है, तो आप इधर का इधर देखिए इधर का इधर देखिए, तो इसका माइनस यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या बन जाएगा 2 माइनस आइटा। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये मैट्रिक्स क्या है, तो हमने देखा कि 1 2 3 ये तो रियल है, ये जो यूटी है वो एलटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो हम बोल देंगे ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अच्छा इसको देख भी लेते हैं जरा, ये हर्मिशियन बनाता है या नहीं, ए डैगर को चेक करते हैं, ए डैगर क्या बनेगा, पहले तो 1 आ जाएगा, फिर आइटा देन माइनस आइटा, रो को मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया, माइनस आइटा 2 2 प्लस आइटा चलेगा, फिर आइटा 2 माइनस आइटा 3 चलेगा, ये तो मैंने अभी क्या ले लिया, ट्रांसपोज। अब मैं क्या करने जा रहा हूं,
कॉन्जुगेट। तो ये 1 तो एज इट इज, यहां पर ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, इसका बन जाएगा माइनस, इसका बन जाएगा माइनस, इसका बन जाएगा प्लस, इसका बन जाएगा प्लस, इसका यहां पे बन जाएगा माइनस। तो देखिए क्या ये वही है, ए डैगर इज इक्वल टू ए बन गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हम लोग क्या डायरेक्ट हम मैट्रिक्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म पता है, हम देख रहे हैं कि रियल होने चाहिए पीडी, और जो आपके पास क्या है यूटी है या एलटी है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। अगर मान लो यहां पर 2 होता, यहां पर 2 होता तो यहां पर भी 2 होना था, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास 2 है ये रियल है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 ही होगा, पर आपके पास होगा वो जरूर। अगर यहां पे 2 होता तो यहां पर भी 2 होता, फिर आप समझ रहे हो ना? तो ऐसे हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं। समझ आ रही है बात? ओके। जैसे इसमें भी क्या हो जाता है कई बार मिनिमम नंबर ऑफ रियल, जैसे इसमें और नहीं बन सकता, पर ऐसा कोई आपसे पूछता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ क्या बनेगा, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 है मिनिमम, क्योंकि ज्यादा तो हो ही सकते हैं लेकिन ये 3 तो एटलीस्ट हो ही हो, 3x3 इसके केस में पूछ रहे हैं। और अगर n क्रॉस n हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स कितने होंगे, n। कितने होंगे, n मिनिमम। ज्यादा तो खैर ये जरूरी नहीं है, ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज मोर जनरल नंबर। आप समझ रहे हो ना, कि मान लो अगर आप 2 लिखना चाहते हो तो इसको एज ए कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हो, कैसे 2 प्लस आइटा 0 ना, तो मोर जनरलाइज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप समझ रहे हो ना? तो यहां पर हम लोग अगर हमारे पास पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ n क्रॉस n हर्मिटियन पैरामीटर, हर्मिटियन मैट्रिक्स पैरामीटर कि मिनिमम कितने पैरामीटर्स हैं उसके पास, तो कम से कम कितने, 3 तो होंगे। और सारे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ज्यादा तो हो ही सकते हैं खैर, लेकिन 3 तो कम से कम होने चाहिए मिनिमम। क्लियर हो रहा है? तो ये लाइन हमें अभी हम लोग यहां पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलें, हर्मिटियन एंटी हर्मिटियन मैट्रिक्स। हम लोग एंटी हर्मिटियन मैट्रिक्स पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ए डैगर, जैसे एंटी सिमेट्रिक पढ़ा वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, एंटी हर्मिटियन होगा। तो ए डैगर इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एंटी एसक्यू हर्मिटियन इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दैट इज ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अच्छा इसमें भी जरा ध्यान रखें, ए जे आई आप लोग कर दोगे उसका कॉन्जुगेट, और माइनस ए आई जे, इसको इधर लाइए, ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम 4pd प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो i है वो j के इक्वल होगा जी, तो i j के इक्वल होगा, तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं कि लेट ये जो ए आई आई है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, x प्लस आइटा वाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना ये, x प्लस आइटा वाई। तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा, x माइनस आइटा वाई प्लस एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल्स टू 0। अब आइटा वाई कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल्स टू 0, 2 तो 0 होता नहीं, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, x यहां पर 0 हो जाएगा। अगर x 0 है तो आप यहां पर देखें आप, दैट मीन्स जो ए आई आई है वो क्या बन जाएगा, आइटा वाई। अब यहां पर 2 चीजें हैं, या तो y 0 हो सकता है या y नॉन जीरो। जब y 0 होगा तो जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे 0, या अगर वो 0 नहीं है तो प्योरली इमेजिनरी। अब आप इस लाइन पे आइए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द एंटी हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। 0 कब होगा, जब y इटसेल्फ 0, जब y अपने आप 0 होगा तो सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स है ऑफ द मैट्रिसेस दैट विल बी 0, अदरवाइज ये प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। अगर इटसेल्फ वो 0 है तो 0, अदरवाइज प्योरली इमेजिनरी। इसकी भी अगर आप लोग जनरल फॉर्म देखना चाह रहे हो तो जनरल फॉर्म बनाइए फटाफट से। अगर जनरल फॉर्म देखें जनरल फॉर्म, इसमें हम लोग लिखते हैं ए डैगर
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए को फिर से वही ए हम लोग लेके चल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक्चुअली हम जनरल में ना 3x3 ले रहे हैं। आप अगर मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि कब वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें मिलेगा, मतलब क्या क्या हमको देखना होगा मैट्रिक्स। वो 2x2 भी हो सकता है एंड 4x4 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर मैं बार बार 3x3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम जब जनरल बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमें n×n लेना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जो बेसिक है कि हम उसको, जैसे हम लोगों ने हर्मिटियन में बेसिक लिया क्या कि भाई रियल होने चाहिए आपके पास पीडी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और जो यूटी और एलटी है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बस। अब वो 2x2 हो चाहे 3x3, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो इसका कॉन्जुगेट कर लें आप, सभी एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ऐसे। माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए माइनस ए बी सी सब माइनस हो जाएंगे, डी ई एफ जी एच आई। अब आप जो इसके पीडी एलिमेंट्स हैं उनमें कन्फ्यूजन ये है कि जब हम इसको लिखेंगे, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, आप इसको मिला के हम लोग लिखते हैं बार बार, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जो हम यहां लिख रहे हैं तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग ऐसा लिख देंगे कि या तो इसको बदल देते हैं या इसमें इनको रख देते हैं, तो एक ही मीन्स है वो। मान लो मैं लिख दे रहा हूं ए ई आई, इनको तो हटा दो क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो ये डी इसका कॉन्जुगेट है, जी का कॉन्जुगेट है, और हमारे पास एच का भी कॉन्जुगेट है। ये मैंने एज इट इज, मैं इसमें बदल रहा हूँ, ठीक है ना, इनको एज इट इज रख रहा हूँ, बस इनको बदल देता हूँ। वो किसी को भी बदल सकता है, आप इसको बदल दो, इसको बदल दो, वो जो आपको सही लगता है। एच यहाँ पर आई, ठीक है। ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज, फिर इसको मैंने डी जी और ये एच में यहाँ रख देता हूँ। तो ये एज इट इज मैंने अभी रखा, इनको मैं बदल दे रहा हूँ, ठीक है। इनके बारे में मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, इसको मैं बदल रहा हूँ। तो बी किस में चला जाएगा, माइनस ऑफ डी, ये किस में चला जाएगा, ये माइनस ऑफ एच। अच्छा जी, अब जो है वह आपको एक चीज को ध्यान में रखना कि ए ई आई क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू जीरो, आइदर जीरो या तो क्या हो और प्योरली इमेजिनरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप समझ गए ना, प्योरली इमेजिनरी। अब ये इसका जनरल फॉर्म है। इसका मतलब देखिए जो सिमेट्री में किया ना, सिमेट्रिक में, वो एंटी सिमेट्री में माइनस आए, जो हर्मिटियन में किया ना वो यहां पर है बट माइनस साइन आ जाएंगे। जैसे अगर इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखें तो जो यूटी में होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे पर माइनस साइन एक और होगा, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अरे कर लोगे, जैसे बना देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि मैं यहां वाले ले रहा हूं आप इसको वाले ले लो, क्योंकि बस आपको ना एक जनरल अपने दिमाग में रखना है कि हम कैसे देखें किसी भी मैट्रिक्स को और हम बोल सकें डायरेक्ट कि ये तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं उसके लिए। एक तो आपके पास जो पीडी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं आईटा, 2 आईटा एंड आईटा, ऐसे ले लेता हूं, है ना, क्योंकि ये मुझे इमेजिनरी लेने हैं। अब इमेजिनरी ले लिए तो यहां पर देखें आप कि मान लो जो यहां पर है, ठीक है, उसका ये यहां पर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं मान के चलता हूं कि आपके पास आप यहां लिख दो, चाहे पहले यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 आईटा आईटा, मैं यहां लिखना चाह रहा हूं माइनस आईटा, ठीक है। यहां पे लिखना चाह रहा हूं माइनस आईटा, यहां पर लिखना चाहता हूं माइनस ऑफ 2
माइनस ऑफ 2, और यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ 2 प्लस आइटा, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये माइनस माइनस मैंने लिख दिया, तो माइनस ऑफ दिस, और इसको भी मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, माइनस कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग करें आप उसको, -2 या -2 आइटा कर दो, चलिए -2 आइटा। अब जो d है आपके पास यहाँ d होना चाहिए, तो d का मतलब ये माइनस ऑफ आइटा रहा होगा, क्योंकि इसका अगर आप लोगों ने क्या किया है, ये जो d है अगर ये आपके पास कितना रहा होगा बोलो, ताकि आप अगर d का कॉम्प्लेक्स है ना यहाँ पर, तो d तो आपके पास क्या है, आइटा है ना, तो उसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, माइनस ऑफ आइटा। अब 2 है तो 2 तो g है ना, तो g का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा आपके पास, 2 बोलो, और जो h है, h का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, 2 ऑफ आइटा। अब ऐसे भी देखोगे आप, तो मान लो इनको देख लीजिए आप, ये जो है यहां पर इसका कॉम्प्लेक्स होगा विद माइनस। आपको देखिए मेनली ये ध्यान रखना है, इस कंफ्यूजन में नहीं आना है। आप जब मैट्रिक्स को देखोगे ना, तो मैट्रिक्स में यूटी देख लेना, एलटी को देख लेना कि वो जो यूटी है, जब आप यूटी को पकड़ोगे तो एलटी का क्या होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आपने एलटी पकड़ लिया तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पर माइनस, एक माइनस और लगा देना, और जब आप एलटी लोगे तो वो एलटी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक माइनस, उसमें भी आप ऐड करोगे। आप समझ रहे हो ना, तो ये आप मतलब दोनों तरफ बना सकते हो, लेकिन जो भी चीज आपको ध्यान रखनी होगी उस एक चीज को आपको लेके चले। तो यहां हमने ये ले लिया, हमने क्या किया, देखो d को एज डी, क्योंकि ये d है, g है, h है, वो हमने यहाँ ले लिया। या हम अगर इनको पकड़ते तो हम क्या बोलते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस, एक माइनस लगा दिया। भाई अगर ये एग्जाम में आ रखा होता तो कैसे हम लोग देखते हैं इसको, देखो ये बन गए थे क्या, प्योरली इमेजिनरी, आइटा दे दिया, आइटा का क्या कर लेते, कॉम्प्लेक्स ले लेते, प्लस आइटा बनता है, एक माइनस अपनी तरफ से दे दिया, 2 का 2 बनता है, एक माइनस अपनी तरफ से दे दिया, 2 आइटा का -2 आइटा का, अगर हमारे पास -2 आइटा का बनता +2 आइटा, तो ये माइनस अपनी तरफ से दे दिया। आप समझ रहे हो ना, तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। अब इसको चेक कर लो जरा, इसका ए डैगर निकालते हैं। ए डैगर में पहले आप क्या कर लें, 1 आइटा माइनस आइटा 2 माइनस आइटा 2 आइटा -2 आइटा -2 आइटा आइटा। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ इसको ट्रांसपोज किया। अब मैं क्या कर देता हूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, अरे ठीक है ना, क्योंकि मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं ना अब, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये तो 2 रहेगा, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे तो बनेगा। तो अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास, अब आप माइनस भी कॉमन लो उससे, क्योंकि या माइनस से कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, फिर माइनस यहाँ रखो और माइनस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, तो आइटा माइनस आइटा 2 माइनस आइटा 2 आइटा -2 आइटा -2 -2 आइटा माइनस आइटा, माइनस माइनस का प्लस आइटा, माइनस माइनस का प्लस आइटा। तो देखना जरा, यही बन रहा क्या, माइनस साइन बाहर ले लिया, तो क्या बन रहा है, माइनस ऑफ ए। आप समझ रहे हो ना। तो आप जब भी मतलब ये जो जनरल फॉर्म आपको बताई जा रही है, वो आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को बता सकते हो कि ये हर्मिशियन है, एंटी हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक है। तो ये आपके समझ में आ गया, ये लाइंस जो है ये क्लियर है, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, चलो अब हमारे पास एक नोट करके आप लोग लिखोगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो सेकंड लाइन है उसको भी पढ़ लीजिएगा, देखिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसे सम ऑफ सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक लिखा जा सकता है, वैसे उसको सम ऑफ हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन लिख सकते हैं। कैसे, जरा यहां पर ध्यान दीजिए आप। लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज। आपने कहा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है ये,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस, क्योंकि सम होना चाहिए तो मैंने प्लस कर दिया और इसको कर दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है? जरा ध्यान दीजिए यहां पर। अगर मैं कह रहा हूं ए प्लस ए टी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, तो समझ में आता है कि चलो ये है, अभी हम चेक करेंगे। तो अगर ये ए टी है तो इसको मैं सिमेट्रिक कह रहा हूं, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों को ऐड करें तो मैट्रिक्स ही तो है ये। यहां पर भी ए माइनस ए ट्रांसपोज कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक है। बना तो मैट्रिक्स ही ये दोनों। तो बट यहां पर देखो a प्लस ए टी देन प्लस a माइनस ए टी से ए टी कैंसिल आउट, कितना बन रहा है? ट्वाइस ऑफ a। इसका मतलब मुझे यहां पर एक और क्या चाहिए, क्योंकि ये a के इक्वल लिख रखा ना यहां पर, 1/2 एक और चाहिए यहां। अरे समझ में आ गया? तो अगर मैं देखूं कि पहले ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि a प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है, तो इसको पहले सिमेट्रिक होना पड़ेगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हम पहले इसको चेक करें, तो ए ऑफ ट्रांसपोज जब लूंगा मैं तो क्या बन जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना बनता है ये? ए ट्रांसपोज प्लस ए, और इसको कैसे लिख सकता हूं? ए ट्रांसपोज। सम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखा जा सकता है। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब जो इसको अगर मैं मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है तो वो क्या लिख पा रहा हूं फिर से? a ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वन, तो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब देखें फिर से, मैं अगर इसको देखूं a माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज देखूं, ठीक है, तो इसका मैं क्या कर लूं, बोलो? फिर से ट्रांसपोज करूं तो ये क्या बनेगा? a का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए बनेगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? a माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज। अब देखो आप, a माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज माइनस ऑफ a माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज, इसका मतलब ये क्या है? ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक है। अब जरा पढ़िए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? हर्मिशियन को। तो हर्मिशियन को आप लोग चेक कर लोगे, इसको भी कैसे लिखेंगे? दिस a प्लस ए डैगर प्लस a माइनस ए डैगर, ये आपके पास बनाएगा हर्मिशियन, चाहे चेक कर लेना जरूर से, और ये बनाएगा क्या? एंटी हर्मिशियन। अब दोनों जो ये स्टेटमेंट है ये कंप्लीट होते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 1/2 क्यों आया? क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे ट्वाइस है, ए ट्रांसपोज से ट्रांसपोज, ए डैगर से डैगर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए उसको, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए तो रखना ही है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, एंड या क्या कह सकते हैं? सम ऑफ हर्मिशियन एंड एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ये आपके पास, तो कई बार ये पार्ट पूछे जाते हैं कि निकालिए कि सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, तो सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, जो कि सिमेट्रिक पार्ट हमारे पास है ना। तो ऐसा हमारे पास कैलकुलेट करने को आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करें फटाफट। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, अब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, हम बोल रहे थे कि सिमेट्रिक क्या है? रियल मैट्रिक्स, और उसका कॉम्प्लेक्स क्या था? हर्मिशियन। तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रियल, देन कॉम्प्लेक्स में हर्मिशियन एंड एंटी हर्मिशियन। वैसे यहां पर ऑर्थोगोनल रियल एंड उसका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स। अरे समझ आ रही है बात? तो अगर आप देखोगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज, इसकी कंडीशन है ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? अगर आप यहां से ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन इधर करोगे,
ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, समझ आ रहा है, ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि आपने इनवर्स ये आइडेंटिटी बन जाएगा, यहां पर भी क्या बन जाएगा, ए इनवर्स आई के साथ मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये, तो इसका मेन कंडीशन क्या है, दिस वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इस बात का ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कह रहे हैं कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो उसके डिटर्मिनेंट दो ढंग से हो सकते हैं, या तो +1 मिलेगा, तो +1 मतलब वो रोटेशन मैट्रिक्स को शो करेगा, अगर +1 है तो इट लीड्स द रोटेशन मैट्रिक्स, मतलब ऑर्थोगोनल है पर रोटेशनल होगा। अगर लेक्चर फर्स्ट में आपने देखा होगा तो मैंने सबसे पहले जब पढ़ाया होगा कि एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिसेस, तो उस समय मैंने रिफ्लेक्शन किया होगा, रोटेशन तो वहां नहीं किया और इन्वर्जन किया, पर अगर कोई रोटेट कर रहा है, जैसे रोटेशन अगर हम लोग करेंगे किसी भी उसका, तो आपके पास वो अगर उस मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स जो उसको रोटेट करती है, उसे एज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो वो आपके पास कितना देगा, +1, और अगर वो -1 दे रहा है तो वो क्या लीड करेगा, बोलो, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, क्या करेगा, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स करेगा। समझ में आ रहा है बात। एक नेक्स्ट जो इसमें जो फोर्थ पॉइंट होगा, ये थर्ड है, इसको आप फोर्थ लिखें, फोर्थ, और इसको आप फिफ्थ लिखें, ठीक है ना। तो ईच रो एंड कॉलम ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। फिफ्थ देखिए, एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखिए इसको समझते हैं जरा, ये क्या यहां पर कहना चाह रहे हैं, दोनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, क्योंकि बहुत आसान सा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, रोटेशन अभी हमने किया नहीं, जब रोटेशन और मैट्रिक्स करेंगे आगे तब देखेंगे कि रोटेशन भी मैट्रिक्स बनती है, और उस समय उसको देख भी लेंगे कि वो ऑर्थोगोनल इन नेचर होगा, ठीक है। पर अभी जो हमने कर रखा लेक्चर फर्स्ट में, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा वो लेक्चर फर्स्ट जरूर देख लें, ठीक है ना। पर चलिए फिर भी, अगर मान लो ये कोई यहां पर पॉइंट था और इसको हम रिफ्लेक्शन कर रहे थे, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल इन नेचर है और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा -1 होना है। देख लेते हैं, ये रिफ्लेक्शन ही तो है, तो रिफ्लेक्शन है, यहां पर कोऑर्डिनेट मैंने लिया था xy, यहां पर बन जाएगा x - y। तो जो मैट्रिक्स बन रही थी, मान लो मैं लिखूं x - y, तो मैं क्या लिख रहा था वहां पर 1 0 0 -1, और यहां पर लिख रहा था, बोलो, x y, कि मतलब ये इस पे क्या हुआ, ऑपरेट हुआ, तो इसने x - y, इसने रिफ्लेक्शन, तो इसको क्या बोल रहा था मैं, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। क्या था ये, अरे पता है, लेक्चर फर्स्ट में किया ना हमने ये, तो ये है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। अगर ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है तो एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि इसको ऑर्थोगोनल होना चाहिए, क्योंकि जब ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है तो कोई मैं मैट्रिक्स लेके चलता हूं, मान लो ये A और जो रिफ्लेक्शन दैट इज 1 0 0 -1। अच्छा जी, A रिफ्लेक्शन को अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आ रहा है, -1। अगर -1 है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हम कहेंगे ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए ना। तो कर लेते हैं, बस ऐसे चेक कर रहे हैं, तो A ट्रांसपोज A इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 0 0 -1, वही तो आना है। रो को मैंने कॉलम बनाया, कॉलम को फिर से रो, वही आपको मिल रहा है, और यहां पर 1 0 A कितना है, 0 -1 कीजिएगा जरा, रो इंटू कॉलम 1, रो इंटू कॉलम यहां पर बन जाएगा 0, रो इंटू कॉलम 0, रो इंटू कॉलम 1, आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो बस अगर हमको पता है कि कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अब आप फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, अगर हम यहां पर ये कह रहे हैं कि, अब समझे, ये हमें पता लग गया क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हम तो प्रॉपर्टीज किसके लिए पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बात करेंगे ना। तो अब हमें पता लग गया कि ये जो है, जो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, ये कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये A 1 0 0 -1। अब देखिए आप, जो फोर्थ स्टेटमेंट है उस पे जाते हैं, कहता है कि ईच रो एंड कॉलम ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसका कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले लो, ये तो 2x2 है, 3x3 हो, चाहे 4x4 हो, जहां पर A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ऑर्थोगोनल अगर वो है, तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम आप लोग ले लो, आपको क्या मिलेगा, जरा मैं रो फर्स्ट ले लेता हूं, तो ये 1 0 बनेगा। इस रो फर्स्ट का मैं डैगर कर लेता हूं,
तो क्या बन जाएगा, ये 1 रो का कॉलम बन जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है ना डैगर। अब देखो अगर मैं यहां पर R1 R डैगर A डैगर करता हूं तो A डैगर कितना हो जाएगा, देखो A कितना है, मतलब सॉरी R1 एंड R1 डैगर कर रहा हूं तो 1 0 और ये कितना बन जाएगा 1 0, कितना बनेगा 1 1। और आपको पता है कि R1 डैगर इक्वल टू 1, इट मीन्स ये कैसे ट्रीट किए जा सकते हैं, एज अ नॉर्मलाइज वेक्टर, क्योंकि कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की क्या होती है, जब क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं किसी भी उसको तो क्या करते हैं, साई क्या होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए। तो अगर वेक्टर के टर्म में हम लोग देख रहे हैं, बाद में वेक्टर में इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो ये क्या है आपके पास R1 एंड R1 डैगर, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये 1। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को देखो, ये समझ में आ गया, तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले लें किसी भी ऑर्थोगोनल का, अगर वो कह रहा है कि आप 2 रो और 2 कॉलम को लेके चलो, तो मान लो मैं 2 रो और 2 कॉलम लेके चलता हूं इसी मैट्रिक्स में, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, अगर मैं 2 रो और 2 कॉलम लेके चल रहा हूं तो मान लो मैं R1 भी लेके चल रहा हूं 1 0, मैं R2 को भी लेके चल रहा हूं, क्या बन जाएगा 0 -1, R1 और R2 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 किसी एक का डैगर कर लो, तो मैं ले रहा हूं R1 R2 डैगर, R1 R2 डैगर, तो अगर मैं R1 R2 डैगर लेके चल रहा हूं तो R1 कितना है आपके पास 1 0 और ये कितना बन जाएगा 0 -1, तो रो इंटू कॉलम कितना बन रहा है 0, रो इंटू कॉलम 0। और आपको पता है कि जब R1 R2 डैगर 0 है तो ये कैसे ट्रीट किए जा सकते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब आप पढ़िए, ईच रो एंड कॉलम ऑफ एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, चाहे आप रो लेके चलो चाहे कॉलम लेके चलो, तो क्या होगा, दैट कैन ट्रीट एज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। और अगर आप क्या लेके चलोगे, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम लेके चलो, तो कैसे बिहेव करेंगे, एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एज अ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर हो रहा है दोनों, ये दोनों प्रॉपर्टी हम सेम लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्थोगोनल पढ़ रहे हो, वो रियल है, और उसी का कॉम्प्लेक्स अगर हम लेके चले तो ये कौन सा, ये अगर ये रियल फॉर्म है और जो होगा यूनिटरी वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो यहां पर मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आगे वेक्टर एनालिसिस के अंदर हम इसको देखेंगे, वेक्टर के अंदर हम लोग देखेंगे, तो इसलिए आप इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि जब ये R1 एंड R1 डैगर इज इक्वल टू 1 तो ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, दैट मींस R1 इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स, और अगर ये R1 एंड R2 जो है ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या होता है बोलो, ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब R1 एंड R2 आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो वहां पर भी क्या बोलते हैं कि सेम टाइम पर कोई भी पार्टिकल एक ही टाइम पर 2 स्टेट में साइमल्टेनियस नहीं हो सकता, साइमल्टेनियसली किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, वही तो मीनिंग होता है वहां पर वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम इन दोनों पॉइंट को समझ गए, अरे बोलो, तो ये प्रॉपर्टीज है, पूर्ण समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे देखें। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी एंड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ, वहां पर अगर आप प्रॉपर्टीज बेस पर देखेंगे तो वहां पर हम लोग बोलते थे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यहां पर ए डैगर या ए डैगर ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी भी जो प्रॉपर्टी है वो है ए डैगर इक्वल टू आई, या ए डैगर, और इसको लिख सकते हैं ए डैगर ए इक्वल टू आपके पास कितना होना चाहिए आई। ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन यहां भी करेंगे, यहां पर भी करेंगे, तो ए डैगर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। थर्ड जो है वो आप देखें, ए का अगर डिटर्मिनेंट कर लिया तो 1 आना चाहिए, यूनिट मॉडुलस। अब क्यों, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो जो आप डिटर्मिनेंट करोगे, जैसे मान लो z है आपके पास, तो x प्लस आइटा y है ना, कॉम्प्लेक्स है ना ये, अगर आप इसका आप लोगों ने क्या कर दिया, मॉड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा ना। अगर ये यूनिट है तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये 1 है तो हम क्या बोलते हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं ना, अरे बोलो, तो यूनिट मॉडुलस क्या होना चाहिए, यूनिट मॉडुलस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको बोलते हैं कि अगर ये 1 है तो क्या होना चाहिए, वो यूनिट मॉडुलस। समझ में आ रही है बात, चलें आगे देखें।
जो दो प्रॉपर्टीज हैं, जो फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम है जो हम लोग किस में पढ़े, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है और ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये सेम है जो हम किस में कर चुके हैं अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर. Each row and column of any unitary matrix can be treated as the normalized vector. Any two row and any two column of any unitary matrix can be treated as orthogonal matrix. ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं. वैसे अगर कोई हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, मतलब a dagger इज इक्वल टू a इज इक्वल टू i है, उसका भी कोई भी अगर आप कोई रो है कॉलम लेके चलो तो वो कैसे ट्रीट होगा, नॉर्मलाइज वेक्टर. और अगर आपने एनी टू रो और एनी टू कॉलम आप लेके चल रहे हो, वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो ये वही प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ वही होंगी जो हमने ऑर्थोगोनल में प्रूफ किया. तो यहां उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. समझ में आता है? ठीक है. अब थोड़ा सा यहां पर मैं आपका ना क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा, हालांकि हो सकता है कि अभी आप लोगों ने ये पढ़ा ना हो. आपने वहां पर एक टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर पढ़ा होगा, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है. टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर क्या कहता है आपसे कि मान लो आपके पास एक वेव फंक्शन है जो किसी जिसका पोजीशन है टाइम t पर, आप उसको, लेकिन ये जो आपको मिला होगा ये मान लो साई x बट t नॉट टाइम पर ये था. आपने एक ऑपरेटर ऑपरेट किया इस वेव फंक्शन पर, तो ये आपको कहां दे रहा है, t इज इक्वल टू टी टाइम पर. तो टाइम इवोल्यूट हुआ इसके अंदर, तो टाइम इसलिए बोलते हैं टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर. वहां पे प्रूफ करेंगे इसको, या किया होगा आप लोगों ने. तो यहां पर जो होगा साई एक्स टी इज इक्वल टू टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन. तो आपको क्या दे रहा है, साई एट एक्स एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पर. था कहां पर, t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पर. तो जो ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है u, ये क्या होता है, e की पावर माइनस आइटा एच टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट. अच्छा जी, अगर ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जो आपके पास है, अगर मैं ऐसे आपसे कहूं कि इसको देखिए जरा, u डैगर u इक्वल्स टू ऑपरेटर है, तो u डैगर u, तो u डैगर u क्या बनेगा, देखो डैगर लोगे तो प्लस हो जाएगा आइटा एच टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट, और u की वैल्यू u माइनस आइटा टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट. तो कितना बन जाएगा ये 1. तो अगर एज अ मैट्रिक्स लेके चलो तो आइडेंटिटी लिखूंगा u डैगर u इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अच्छा जी, इसका अगर मैं क्या कर लूं, मॉडुलस देखूं, तो कितना बनेगा बोलो, e की पावर माइनस आइटा एच टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट, और इसका ले लीजिएगा आप मॉड, तो कितना बनेगा ये, यूनिट मॉडुलस 1 बनेगा. क्योंकि देखिए आप e की पावर कोई भी आइटा थीटा होना जैसे, तो आप लोग क्या लिखते हो, कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा. अब e की पावर आइटा थीटा का मॉड करोगे तो यहां पर भी मॉड हो जाएगा, तो करोगे कॉस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ थीटा. तो ये कैसे बनाते हो, ए स्क्वायर, ऐसे देखो ना, ए प्लस आइटा भी तो रूट करते हो ना आप लोग, तो क्या करते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आइटा यहां पर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है, साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर थीटा. तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1. तो आपके पास कितना आ गया, यूनिट मॉडुलस आ रहा. तो कभी e की पावर आइटा थीटा. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि क्वांटम, इन क्वांटम मैकेनिक्स जो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है इन क्वांटम मैकेनिक्स, वहां पर इसलिए हम पढ़ते भी हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, क्या होगा, इज यूनिटरी इन नेचर. आप समझ रहे हो? तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस. थैंक यू वेरी मच.